के या फिर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना ज़रूरी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। एक समय होता है इंसान कुछ नहीं जानते रहता है और धीरे-धीरे समय ऐसा आता है कि जो ज़रूरत होता है नौकरी लेने के लिए उतना ज़रूर जान जाता है और नौकरी लेके यहाँ से चले जाते हैं। अगर आप सभी के बीच में अगर ये भी बैठे रहें, आपको ये फ़ील नहीं होगा कि जो मतलब जॉब में है या नहीं है, कभी फ़ील नहीं होगा ऐसा। और उसी तरह का हुलिया भी आपको देखने को मिलेगा। इनका वेट जो है जिस समय फिजिकल चल रहा था, तो मुझे ज्वाइन किए थे उसमें 48 केजी मात्र था वेट। हम अक्सर हमेशा हम बोलते रहते थे लोगों को, मेरा भी पहले वही स्थिति था शरीर का, ठीक है, अब तो इसे नहीं पता चलता है, पहले वही स्थिति था। लोग कहते थे कि कुपोषण का शिकार हो गया है, हकीकत बता रहे हैं। और उस स्थिति को हम सिर्फ एक ही जवाब देते थे, कोई बात नहीं है, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा ना, मतलब हड्डी सिर्फ बचा हुआ रहेगा ना, तो उसमें समझिए कि वो अपना खेती है, कभी भी उसको भर लेंगे हम। और वही चीज होता है, जब आप सक्सेस हो जाते हैं, रिजल्ट जब हो जाती है, जीवन में कामयाब हो जाते हैं, तो कम से कम एक प्रेशर नहीं, बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज होता है। और उसके बाद जो भी चीज आप खाएंगे पिएंगे वो शरीर में 100% एडजस्ट करता है। तो आप सभी को आज बात करवाते हैं, विकास जी से बताएंगे कि किस तरह सफर रहा इनका और कैसा रहा। क्लब के लिए बहुत अच्छे मेंबर रहे हैं और हमेशा जब भी समय मिलता है, आज भी आए थे तो एक केस के अनुसंधान में आए थे इधर, तो समय था तो कॉल किए, हम डेरा पे थे तो कॉल किए कि जो सर आए हुए हैं थोड़ा सा, बोले ठीक है आइए हम क्लब पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बात करवाते हैं इनसे। मेरा नाम विकास कुमार है। अभी हम कटिहार में पोस्टेड हैं, अभी पीएसआई के पोस्ट पे ही हैं और अभी ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद फिर हम सब इंस्पेक्टर के पर पूर्ण रूप से मतलब काम करेंगे। अभी देखिए हम जो है इस क्लब में शुरू से ही आते थे और अनेक बार असफलता भी मिलता है, तो उससे घबराना नहीं है। हमको भी बहुत बार 2019 से ही असफल हो मतलब रिजल्ट देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले मेरा आरपीएफ में रिजल्ट हुआ। कपूरथला में दौर था और 2 सेकंड से हम वहाँ छट गए थे और कट ऑफ था 68 और मेरा मार्क्स था 86, तो बस 2 सेकंड से छट गए। 68 पलटा हुआ था, 68 को उल्टाते हैं तो 86 हो जाता है, 86। और जो है मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद जो है ग्रुप डी दिए तो नॉर्मलाइज नहीं हो पाया, जितना मार्क्स था उतना ही रह गया, उसमें मेरिट नहीं बन पाया 18 में। और उसके बाद हम 22 में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी दौड़े, उसमें मेरिट नहीं बन पाया, मतलब उसमें जो हम दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद बिहार पुलिस मध्य निषेध 365 सीट था, उसमें भी मेरा 95 के नंबर मतलब लगभग नंबर था, उसमें भी मेरा रिजल्ट था और उसमें भी हम दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाए और हम टूट चुके थे। जो अब लगता है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, उससे पहले हमको सपना ही नहीं था कि जो हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, लेकिन जब जॉब नहीं होने लगा तो हम सोचे कहीं ना कहीं अब एडजस्ट करना पड़ेगा। अब फॉर्म भरने लगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको रिजल्ट ही ना हुआ, और वो सब था कि हम रेगुलर क्लब आते थे और प्रैक्टिस सेट जरूर बनाते थे। अगर क्लब नहीं भी आए तो हम प्रैक्टिस सेट जरूर बनाते थे। उसके बाद मेरा रिजल्ट होने लगा और हम रेगुलर रहते हैं, अगर रेगुलर भी रहिए, क्लब आते हैं रहिए, और अगर नहीं आते हैं तो उसका सेट प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको जो है कमी कहाँ है वो महसूस होते रहेगा। और अगर जिस चैप्टर में आपको मैथ में रीजनिंग में प्रॉब्लम होगा, अगर वो देखिएगा जो ये चैप्टर का क्वेश्चन था ये छूट गया तो उसको जो है हमको बनाना है, तो उससे आपको जो है धीरे धीरे नंबर भी बढ़ेगा। और कोई जो है अचानक किसी का नंबर ज़्यादा नहीं आ जाता है, धीरे धीरे मेहनत करते करते। और ये जो है यहाँ देख ही रहे जो कितना भीड़ लगता है, भीड़ भी है उतना ही रिजल्ट भी है। देखिएगा तो एक बार देख लीजिएगा तो रिजल्ट तो कहिएगा जो वाह क्या संस्था है। और यहाँ कोई फी भी ज़्यादा नहीं लगता है, एकदम गरीब से गरीब बच्चा आके यहाँ पढ़ाई लिखाई करता है, अपना घर से सामान लाता है और यहाँ रूम रेंट देता है और पढ़ाई करता है। पटना दिल्ली जाता है, कोटा जाता है, वहाँ बहुत सारा खर्च होता है। और वहाँ जो है कुछ अच्छा मतलब जो लड़का करने वाला भी रहता है, संगति का प्रभाव पड़ जाता है तो वहाँ कुछ गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है माहौल बहुत ही अच्छा है और रिजल्ट भी आते रहता है और असफलता से नहीं घबराना है। उसके बाद हम 2 इधर भी दिए मेरा, उसके बाद एनटीपीसी में लेवल 6 में स्टेशन मास्टर का भी हम, जब मेरा मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया, मेरिट लिस्ट इधर आ गया दरोगा का, तो हम उस पर थोड़ा कम ध्यान देने लगे, इसलिए हमको साइको नहीं हो पाया। नहीं तो हम स्टेशन मास्टर में भी मेरा कट ऑफ था मात्र 55 और नंबर था 73,
अगर उस पर भी अगर ध्यान दे देते तो वो भी ऐसे आता था। यहाँ भी साइको में भी अच्छा मार्क्स आता था, साइको का भी तैयारी करते रहे हैं साथ में, ठीक है। मार्क्स अच्छा आता था, लेकिन जो उस पर हम ध्यान नहीं दिए इसलिए हमको साइको नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप रेगुलर तैयारी करते रहते हैं तो आपको कोई ना कोई हमेशा रिजल्ट होते रहेगा, और आपको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिल जाएगी। और आपको यहाँ तो आते हैं तो आपको कैसे पढ़ाई लिखाई होता है तो सब विशेष समझाने की बात नहीं, बस यही है कि सेट प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा से पूरा करने का प्रयास कीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विकास। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारा एक तो समय कम रहता है और ज़्यादा विशेष नहीं बोले आप लोग को, लेकिन एक चीज़ हमेशा फोकस किया है कि रेगुलर, ठीक है, और रेगुलरिटी बहुत मायने रखता है। और अगर बात किए थे थोड़ा देर पहले रिजल्ट की, तो आप एक समय आप देखते होंगे ऐसा है कि अभी वीकली टेस्ट में लगभग 200-225 के आसपास में स्टूडेंट अपने यहाँ टेस्ट देते हैं। पिछले बार का जो स्थिति था हम लोग का, तो मात्र समझिए 80 स्टूडेंट के आसपास थे जो कि मेंस क्वालिफाई किए थे, 100 प्लस प्री में थे, जो 80 मेंस क्वालिफाई किए थे, और फाइनल होते होते लगभग 27-28 लोग जो है फाइनल तक पहुंचे थे। आप एक तरह से परसेंटेज निकाल के अगर देखेंगे ना, तो अगर कोई बड़ा संस्थान है जहाँ पे 1000 स्टूडेंट 5000 स्टूडेंट दरोगा का तैयारी करते हैं, वहाँ पे 50 रिजल्ट हो जाता है ना, तो लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, और हकीकत बता रहे हैं, और वो दरोगा फैक्ट्री कहलाने लग जाता है। लेकिन अगर देखा जाए अपने संस्थान के कंपेयर में यदि देखा जाए तो वो एक तुच्छ के बराबर है। आप सोच सकते हैं ना कि 80 स्टूडेंट में यदि आप 28 एसआई बनता है तो कितना परसेंटेज होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आपको लगेगा लगभग लगेगा कि 30-35% के आसपास जो है आपका रिजल्ट है। और कोई जहां पे 5000 स्टूडेंट 50 को बना कितना परसेंट रिजल्ट हुआ, यही चीज समझ सकते हैं। 1 से 2% रिजल्ट लाता अदर संस्थान है, लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में क्या लगता है कि यहाँ कोई पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है, तो लोग जो है पैसा देने का यानी उसकी भी अहमियत समझ लेते हैं कि जितना पैसा देंगे उतना ज्यादा सिक्योरिटी होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पेशेंस के साथ और कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां से पढ़ के जरूर नौकरी ले सकते हैं। और आप सभी के सामने में हर सप्ताह में या ग्रुप में भी देखने को मिलता होगा कि हर किसी एग्जाम में जो भी एग्जाम होता होगा, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें रिजल्ट ना होता। तो सिर्फ भरोसा रखना है और मेहनत कंटिन्यू करना है। बाकी हमेशा आप सभी के लिए हम हैं, बाकी जो भी क्लब के जो भी मेंबर है, जो संचालित करते हैं क्लब को, हर मेंबर का प्रयास रहता है कि क्लब में किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके रेगुलर सिर्फ आते रहिए, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और बाकी अभी जब तक हम हैं कोशिश करते हैं ग्रुप डिस्कशन हो, जो भी हो आके करवा ही देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको ड्रॉप करिए। विलास पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, और ये सब जितना भी क्वेश्चन हम पूछते हैं ना, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, ठीक है। और आप लोग को लगता भी होगा भ्रांति विलास पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप सभी नाम सुने होंगे कि कोई एक व्यक्ति थे जो 1 रुपया किसी को दान दिए थे, और जिससे वो भिखारी को दान दिए, यानी हाँ भिखारी को दिए थे, और जिससे वो एक दिन फल का बहुत बड़ा दुकानदार यानी 1 रुपया से स्टार्ट किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर आप लोग पढ़े होंगे, हमें लगता है 5 के आसपास में ही ये था, हाँ क्लास 4-5 के ही आसपास में था ये चीज, ठीक है। तो वही ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा जो है भ्रांति विलास पुस्तक लिखा गया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर की बात यदि करें थोड़ा सा, 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था, अधिनियम लाया था किसके प्रयासों से, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था, यानी अधिनियम आया था। और सबसे पहले जो है आप कहा जाता है ना कि कोई भी चीज यदि कष्टदायक होता है तो पहले अपने ऊपर लेके देखिए, तो सबसे पहले अपने पुत्र का जो है एक विधवा से शादी करवाने का काम किए थे ईश्वरचंद विद्यासागर। इसलिए ध्यान रहेगा आप सभी को कि भ्रांति विलास पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाएंगे। विधवा पुनर्विवाह एक्ट को लागू करवाने का यानी प्रोत्साहन देने का काम कौन किए थे, ईश्वरचंद विद्यासागर किए थे। विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया कब था, 1856 में। अब 1856 की बात आता है किसके काल में आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था, और लॉर्ड कैनिंग का काल रहा था 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। ध्यान रखना है लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक, 1856 से 1862 तक रहे थे, इतना ध्यान रहेगा। लॉर्ड कैनिंग की जब बात की तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का वायसराय बनने वाला प्रथम व्यक्ति थे। भारत का वायसराय बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग ही होंगे,
ये भी ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का और भारत का प्रथम वायसराय दोनों लॉर्ड कैनिंग ही होंगे, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को जो है कहाँ में पढ़ा था, तो इलाहाबाद में। कब, तो 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है जो घोषणा पत्र भेजा गया था उसको इलाहाबाद में पढ़े थे। और उसमें जो है ये घोषणा पत्र जारी किया गया था कि भारत का शासन जो है यानी ईस्ट इंडिया की कंपनी के द्वारा जो किया जाता था, इस शासन को जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। क्या हुआ, हाँ, यानी 18 ये जो कंपनी जो हेड होता है, ये जो संचालित करता था उस भारत की शासन व्यवस्था को, इसको जो है डायरेक्ट किसके हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है सौंप दिया गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आगे बताना है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो है किस में मिलता है, यानी किस उपनिषद में मिलता है। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, ठीक है। यानी जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद यानी इस दोनों के बीच का जो वार्तालाप था ये किस में उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आगे बात करते हैं, किसने यह माना था कि आर्यों का मूल स्थान जो है आकृतिक प्रदेश था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है माना गया था कि आर्यों का मूल स्थान जो था वो आकृतिक प्रदेश था। और किस व्यक्ति के द्वारा ये माना गया था कि आर्यों का मूल स्थान जो है मध्य एशिया था, तो मैक्स मुलर के द्वारा जो कहा गया था कि आर्यों का मूल स्थान जो है मध्य एशिया था, ठीक है। आगे बताना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर जो है हाथी, गेंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन सा अंकित नहीं था। तो जो है मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की मोहर जो प्राप्त हुआ था उस पर जो है घोड़ा का यानी अश्व की बात करते हैं, यानी घोड़ा का जो है प्रतीक यानी मोहर जो है नहीं मिलता था, ठीक है। आगे बताना है कि चित्तौड़ का नामकरण जो है किसने किया था। चित्तौड़ का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, और चित्तौड़ का नामकरण जो है यानी नाम बोले तो खिजराबाद किया था। चित्तौड़ का नाम जो है खिजराबाद, और किसके द्वारा किया गया था, तो अभी आपको दिख रहा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद कर दिया गया था। आगे बताना है, किस नगर को जो है कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया है। कुबतुल इस्लाम का नाम जो है किस नगर को दिया गया है, तो देवगिरी को दिया गया है। और आप सभी जानते होंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को देवगिरी से दौलताबाद को स्थानांतरित किया था, ठीक है। दौलताबाद को स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक के, सॉरी देवगिरी का, दिल्ली से देवगिरी राजधानी को स्थानांतरित किया था और देवगिरी का नाम बदलकर जो है दौलताबाद कर दिया था, सही है। तो दिल्ली से राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया था और इसका नामकरण जो है दौलताबाद कर दिया गया था। तो कुबतुल इस्लाम का नाम जो है किस शहर को दिया गया है, देवगिरी को दिया गया है। आगे बताना है, प्राचीन तक्षशिला जो है किन नदियों के मध्य स्थित था। हाँ बिल्कुल सही है, प्राचीन तक्षशिला जो है ये किस नदी के मध्य था, सिंधु और झेलम नदियों के जो मध्य था। आगे बताना है, एहोल अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई है। तो एहोल अभिलेख की रचना जो है रवि कीर्ति के द्वारा किया गया है। और आपको ये बताना है एहोल अभिलेख से जो है किस शासक के बारे में जानकारी मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। अब आपको ये बताना है कि पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी इतिहास यानी कवि कौन था, तो रवि कीर्ति ही था, ये ध्यान रखना है। और इसीलिए जो है एहोल अभिलेख का रचना जो है रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। अब बताना है, हर्ष ये जो है एहोल अभिलेख यानी पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, इसमें दो है, इसलिए हम पूछे कि ये पुलकेशिन द्वितीय को एक शासक था जो हराया था और एक शासक था जो हारा था इससे। तो हराने की बात करते हैं तो इसको हराने का काम जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है हराने का काम किया गया है, जो चालुक्य शासक थे, ठीक है। और आगे जो है एक ये जो है हर्ष के द्वारा जो है हर्ष को ये जो है पुलकेशिन द्वितीय हरा दिया था, जो कि नर्मदा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच ये जो किस नदी के किनारे हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसे नर्मदा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो कब हुआ था, तो 618 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है 6×18 होता है, तो 6×18 यानी 3 शासक की आपको हम बात की अभी। एक नरसिंह वर्मन प्रथम जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, और दूसरा जो हर्षवर्धन जिसे जो है पुलकेशिन द्वितीय हराया था। 3 शासक को इसे ध्यान रखना है, 6×18 यानी कि जो है 618 में जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किस युद्ध में, नर्मदा के युद्ध में, ठीक है। आगे बताना है, भारत के इतिहास के संबंध में जो है अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। जहांगीर का गलत हो गया, शाहजहां का, हाँ शाहजहां का दरबारी, जी शाहजहां के जो दरबार के एक राजकीय इतिहासकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे। आगे बताना है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहला जो है अफगान शासक कौन बैठा था दिल्ली के राजगद्दी पर,
तो बहलोल लोदी, आपको पता है बहलोल लोदी के द्वारा जो है लोदी वंश का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? बोलिए, लोदी वंश का स्थापना कब किया गया था? 1451 में किया गया था और 1451 से लेकर 1526 तक जो है लोदी वंश का शासन रहा है। कब से कब तक? 1451 से लेकर 1526 तक किसका शासन रहा है? लोदी वंश का शासन रहा है। किसके द्वारा लोदी वंश का स्थापना किया गया था? बहलोल लोदी के द्वारा जो है लोदी वंश का स्थापना किया गया है। और बहलोल लोदी के बाद जो है गद्दी पे कौन बैठा था? तो सिकंदर लोदी बैठा था। और सिकंदर लोदी के बाद जो है इब्राहिम लोदी बैठा था। इब्राहिम लोदी आप सभी को पता होगा, या इब्राहिम लोदी को किसके द्वारा हरा दिया गया था, यानी मार दिया गया था? तो बाबर के द्वारा। कब? 1526 किस युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश की जो है किस शासक के शासन काल में जो है तुर्क आक्रांता यानी तैमूर लंग जो है भारत में आक्रमण किया था? तो देखिए तैमूर लंग से रिलेटेड 2-3 दिन से रिपीट हो रहा है ना, हमें लगता है अब धीरे धीरे याद हो जाएगा बिना चाहे। ठीक है, यही होता है ग्रुप में डिस्कशन में, यही फायदा होता है क्यूज में कि आप जिस क्वेश्चन को बार बार सुनेंगे ना अपने आप याद होगा। तो तैमूर लंग कौन था? एक आक्रमणकारी था, तुर्क आक्रमणकारी था, जो कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, 1398 में। और इसके साथ साथ जो है दिल्ली, इसी का सेनापति था एक खिज्र खां। तैमूर लंग का सेनापति कौन था? खिज्र खां, जो आगे चलकर जो है तुगलक वंश के शासन काल में इसका आक्रमण हुआ था। जो किसके शासन काल में हुआ था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में जो है तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। और आगे चल के जो है इसी का सेनापति यानी होता है तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां, जिसके द्वारा जो है तुगलक वंश को समाप्त करके कौन सा वंश का स्थापना किया गया था? सैयद वंश का स्थापना किया गया था। जो कि कब किया था? तो 1414 में किया था। कब किया था? 1414 में खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश का स्थापना। याद हो रहा है कुछ? चलिए आगे चलते हैं। आगे है कर्नाटक का युद्ध जो है किनके किनके बीच हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। जो कि कर्नाटक का टोटल 3 युद्ध हुआ था। और तीनों युद्ध के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला युद्ध की बात करें तो पहला कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? तो पहला कर्नाटक युद्ध 46 से 48 के बीच हुआ था। ठीक है, और जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो एला सापेल, जिसे एक्सला सापेल की संधि भी कहा जाता है। तो एला सापेल की संधि जो है कब? तो 1748 में हुआ था। आगे दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो है कब हुआ था? तो एक साल गैप है बीच में, ये ध्यान रखिएगा। 1 साल गैप है 49 से 54। ठीक है, तो 1746 से 48, 1 साल गैप 49 से 54, और फिर जो है 56 से 63। ठीक है, तो दूसरा युद्ध कब हो गया? 49 से 54। और तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? 56 से 63। और 56 से जो 63 युद्ध हुआ था, इस 7 साल का युद्ध है, इसीलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और इसे दूसरा भाषा में कहीं कहीं कर्नाटक युद्ध न देके पूछ देता है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है किस किस देश के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, क्योंकि ये कर्नाटक युद्ध का ही अन्य नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। किस कर्नाटक युद्ध का? तो तीसरे कर्नाटक युद्ध का। पहला का संधि बता दिए, एला सापेल की संधि यानी एक्सला सापेल की संधि। दूसरा किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पांडिचेरी के संधि के तहत दूसरा युद्ध समाप्त हुआ था। और तीसरा युद्ध की बात करें तो पेरिस की संधि के तहत जो है तीसरा युद्ध समाप्त हुआ था। समझे हैं? इसके लिए एक वर्ड बताए थे, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, ऐप APP होता है। ऐप ए से हो जाता है आपको एक्सला सापेल यानी एला सापेल, पी से हो जाएगा पांडिचेरी की संधि, और पी से हो जाएगा पेरिस की संधि। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, दोनों पी में पांडिचेरी पहले कि पेरिस पहले। तो ध्यान रखना, तीसरा युद्ध जो होता है ना 3 वर्ड का होता है, पेरिस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेरिस की संधि यानी किसमें हो जाएगा? तीसरा युद्ध में हो जाएगा। पेरिस बोलते हैं 3 वर्ड है ना, ठीक है, तो पेरिस की संधि हो जाएगा तीसरा युद्ध। याद रहेगा तीनों संधि, और ये सब बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब संधि। ठीक है, आगे चलिए बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? सोच के बताइएगा। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज शब्द का जो है यानी स्वराज की मांग की गई थी। और अगर ये शब्द पूछा जाए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, जो 1895 में किया गया था। ठीक है,
और स्वराज की मांग जो किया गया था वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता की गई है। कब कब? तो 86, 93, 6 ध्यान रखना है। 86, 93, 6 में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 बार अध्यक्षता किया गया है। ठीक है, पहली बार 86 में आपको जो बताए थे दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए थे। और इसके बाद जो है आप जानते हैं इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले और चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जो कब जीते थे चुनाव? तो 1892 में। ध्यान रखना है, 93 में अध्यक्षता की कांग्रेस का और 92 में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है सदस्य चुने गए हैं। और किस पार्टी से चुने गए थे ये बताना है। तो लिबरल पार्टी से जो है चुनाव जीते थे ये। ठीक है, और 93 में फिर से जो है अध्यक्षता कांग्रेस का अध्यक्षता किया है। और फिर लास्ट में कहा गया है 86, 93, 6, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें जो है स्वराज की मांग पहली बार की गई थी। यहां तक क्लियर है? आगे बताना है आपको, भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान जो है कौन सा अभियान था? आसान है बहुत, चंपारण सत्याग्रह था अभियान जो, यानी पहला अभियान कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। आगे है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था? तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद हड़ताल में जो है पहली बार भूख हड़ताल को जो है एक शस्त्र के रूप में जो है प्रयोग करने का काम किए थे। ठीक है, आगे है, किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को जो है इतिहास में नाना साहब के यानी कि जो है रूप में जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। आगे बताना है, कांग्रेस के पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का जो है इंडियन एसोसिएशन था। यानी हम बताए थे कि कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कौन है? तो इंडियन एसोसिएशन, जो कहां में? कलकत्ता में। अब बताना है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ जो है आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। और कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1886 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है दूसरे अधिवेशन में। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ कब था ये बताना है। तो ध्यान रखना, आपको अभी जस्ट बताया ना कि 86 में जो है इसका विलय कर दिया गया था। 86 से 10 साल बैक हुई है। 76 में इसका स्थापना किया जाता है। इंडियन एसोसिएशन का कब स्थापना हुआ? 1876 में। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के साथ साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे बताना है, मुस्लिम लीग ने जो है किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया? 27 मार्च 1940 को जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाने का मुस्लिम लीग ने घोषणा किया था। ठीक है, आगे बताना है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी कपड़े को जलाया जा रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया विदेशी वस्त्रों को जलाना जो है निष्ठुर बर्बादी का कारण है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, आगे बताना है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में जो है निहत्थे लोग अमृतसर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो आप सभी को पता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के जो है गिरफ्तारी के विरोध में जो है कहाँ शामिल हुए थे? अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो है। ठीक है, और गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। आदेश ओ डायर, ओ फॉर ऑर्डर, ध्यान रखना है, जनरल ओ डायर हो जाएगा। ठीक है, आर डायर यहाँ का था, लेकिन ओ डायर आदेश दिया था कि गोली चलवा दो। ठीक है, आगे बताना है आपको, 1906 के भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को जो है उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? यानी दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, लेकिन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी शामिल नहीं थे। यानी जो है उनके जगह पे उनका भाषण जो था लिखा हुआ था, उस भाषण को किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है पढ़ा गया था। ठीक है, आगे बताना है आप सभी को, लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किस अनुच्छेद में करेगा ये बताना है। तो 118 का 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 हो जाएगा। ठीक है, और अल्पसंख्यक आयोग का 1993 हो जाएगा। 1993 अल्पसंख्यक आयोग है। और मानवाधिकार आयोग का भी गठन जो है वो भी 1993 ही है, 10 दिसंबर 1900। ओबीसी का भी शायद 93 है। हाँ, वो भी ये आयोग है।
ओबीसी आयोग 93 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे शॉर्ट में मीसा कहा जाता है, इसका गठन 1971, मीसा 71 में 1971 में गठन हुआ था इसका। ठीक है, आगे बताना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कहाँ स्थित है, राजस्थान, जो हरिके बैराज से जो है जिसको पानी मिलता है। ठीक है, और यह पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है, जो कि हरिके बैराज से निकाली गई नहर है इंदिरा गांधी नहर। आगे बताना है आपको सलाल परियोजना जो है ये किस नदी पर है, सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। कहाँ की परियोजना है ये, जम्मू कश्मीर की परियोजना है। बगलिहार परियोजना कहाँ की है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, जो कि किस नदी पर है, चिनाब नदी पर ही है। और जो है सलाब बगलिहार एक और दुल्हस्ती परियोजना है जो चिनाब नदी पर ही स्थित है। ये तीनों ध्यान रखना है, कौन कौन, सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना और चिनाब बगलिहार परियोजना, ये तीनों जो है चिनाब नदी पर स्थित है। हाँ, तुलमुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। बहुत सारा है, देखिए ना कुछ दिन के बाद जो है अपना ज्योग्राफी का नोट्स आज लगभग टाइपिंग जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बोल रहे हैं ना आप लोग के लिए इतना बेहतर कर दे रहे हैं ना, जितना बाहर में लोग जाके कर रहे हैं ना उससे कम नहीं रहेगा। और हमारे लिए जो भी समय मिल रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, रेलवे के लिए जो दिया गया समय है, उस समय का भरपूर उपयोग करके आप लोग के लिए एक बेहतर कंटेंट बना के दे रहे हैं, ताकि जो है आगे दूसरे नोट्स का या दूसरे बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ लीजिए, तो आप लोग कंटिन्यू जो है सिर्फ जो नोट्स आ जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री देखिए 1-2 रोज में आने वाला है, जो कि आज लगभग करेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो कल से परसों तक में जो है उसको कर देंगे पीडीएफ, आप लोग निकलवा लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। और ऐसा कंटेंट है कि एक बार आप देखेंगे ना तो लुसेंट आपको बहुआ नजर आने लगेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है कि फलाना टीचर का लेके पढ़ दे फलाने जगह से, वही नोट्स से सब कुछ होगा, सारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हवा नहीं बनाना है। हम ये जानते हैं, हमें ये भरोसा है कि अपने जैसा संस्थान है और इस जगह मां सरस्वती का देन है, जितना रिजल्ट है ना, इतना कम स्टूडेंट में इतना ज्यादा रिजल्ट कहीं नहीं होता। आज भी बोले हैं और हमेशा इस चीज को हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से जो मेहनत कर रहे हैं, हर किसी का रिजल्ट हो रहा है। चलिए आगे बताना है आपको, शुक्र जो है अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है, बुध सबसे छोटा ग्रह है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। इसमें 4-5 क्वेश्चन हम बोल चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। शुक्र ग्रह जो है अन्य ग्रह से चमकीला, यानी सबसे चमकीला ग्रह की बात करें कौन होगा, शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मंगल ग्रह को जाना जाता है। और सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है, बुध को सबसे छोटा ग्रह के नाम से रूप में जाना जाता है। और जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति। और बृहस्पति का जो है परिक्रमण काल कितना होता है, गलत हो गया, बृहस्पति की बात कर रहे हैं। तो बृहस्पति का लगभग 12 वर्ष होता है, जो 11.9 वर्ष होगा। ठीक है, 11.9 वर्ष, जो कि लगभग 12 वर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताना है, कौन सा चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को जो है निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, आगे बताना है आप सभी को, भारत और श्रीलंका के विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है। तो पाक जलडमरू मध या फिर मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका को जो है जल से जो है यानी जल जो है विभाजित करती है। और एक रामेश्वरम द्वीप भी, ठीक है, हाँ धनुषकोटी, जो भी भारत को जो है किससे अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है। आगे बताना है आप सभी को, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है, तो 6 महीने तक जो है रह सकते हैं। बिल्कुल सही है। आपको बताना, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। टोटल सदस्य कितना होता है, 22 टोटल सदस्य होते हैं। कितना, 22 होते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है, अखंडता शब्द जो है उद्देशिका में कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन। देखिए आप लोग जो है, हमें लगता है यूट्यूब से लगभग कोई साथी नहीं जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं। शाम में डिस्कशन को देखते हैं सभी लोग, नहीं ना देखते हैं, तो जुड़े हुए होने से कुछ नहीं होता है। आप देख रहे हैं ना, कल वाला शाम का डिस्कशन देखे थे, टेस्ट का देखे थे ना, उसमें हम बताए भी थे कि 42वें संविधान संशोधन में जो है 3 वर्ड को संविधान में जोड़ा गया था। इसके लिए एक वर्ड लिखे थे पास, PAS। ठीक है, P से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता और एस से समाजवादी। तो ऑप्शन में वहां पे टेस्ट का डिस्कशन कल था, टेस्ट सीरीज का, तो उसमें ऑप्शन में था जो एक समाजवादी वर्ड था। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो कौन सा वर्ड होगा,
समाजवादी वर्ड को जो है कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 3 वर्ड कौन कौन जोड़ा गया याद रहेगा अब, और यही सब कंफ्यूजन होता है यही सब क्वेश्चन में। कौन कौन? पंचनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी वर्ड को जो है कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसलिए जानिए डिस्कशन जो भी है ना हम बता रहे हैं ना, जितना करवा रहे हैं ना वो एसआई के लिए सफिशिएंट होगा। इस चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भी चीज करवाए पिछले बार भी जितना भी तैयारी सभी लोग का करवाए थे कंटिन्यू करके वही तैयारी बेहतर भी किया सभी लोग का। हम भी जानते हैं मेरा भी कोई तैयारी नहीं था, लेकिन सबको करवाने के दौरान जो है बेहतर हुआ। तो आप लोग बैच भी आते हैं, थोड़ा सा बैच में कोऑपरेट करिए और कोशिश करिए हम दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएं। जिस चीज को सीख रहे हैं तो उससे आपका अपना जो है वो चीज आपका अपना होते जाएगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ये आसान मतलब ये ट्रिक है या हम सीख लिए हैं, दूसरे को बताएंगे तो दूसरा भी सीख लेगा। इससे आप मन में ये चीज निगेटिविटी आता है, ये चीज आपको पीछे लाएगा। आप ये चीज ऐसा है ना, जितना बार लोगों को जितना आप बांटिएगा ना, ज्ञान ही है, जितना बांटिएगा उतना ज्यादा बेहतर होते जाएगा। ठीक है, तो हम कभी नहीं सोचे थे कि जीके हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन जीके जीएस का एक एक सेक्शन को बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा ना, भले ही अभी एक सहारा है ये नोट्स, ठीक है सहारा है, बाकी ये सभी जितने भी क्वेश्चन है सारे का सारा माइंड में एडजस्ट है। और ये कैसे होता है? तो बार बार इस चीज को बोलेंगे, बार बार दूसरे को जब तक नहीं बताएंगे तब तक याद कैसे होगा? तो आप कोशिश करिए कहीं भी रहे तो इस चीजों को जो आता है, जो चीज को सीख रहे हैं, किसी दूसरे को बताने का कोशिश करें। बताइएगा, जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। चलिए आगे बताना है आपको, पंचायती राज व्यवस्था किसका उल्लेख जो है किस सूची में किया गया है? हम आपको पूछे किस सूची में किया गया है, तो राज्य सूची में किया गया है, राज्य सूची में। और जो है संविधान के किस अनुसूची में जो है ये राज्य सूची का चर्चा किया गया है? ध्यान से समझिएगा, संविधान के किस अनुसूची में जो है राज्य सूची का चर्चा किया गया है? तो सातवीं अनुसूची में ना, 7वीं अनुसूची में 3 सूची। कौन कौन? केंद्र, राज्य और संवर्ती, यानी संघ राज्य संवर्ती देता है। तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में बताना है आपको। वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची में, 100। ठीक है, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय। इसके बाद बताते हैं राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। अब ध्यान रखना है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है राज्य सूची में पहले 66 विषय था, 66 से 5 निकालकर संवर्ती सूची में जोड़ा गया, जो कि संवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, 5 विषय को जोड़े तो कितना हो गया था? 52 विषय हो गया था। ठीक है, तो वर्तमान में संवर्ती में कितना? 52, राज्य में कितना? 61 और संघ में कितना? 100। ध्यान रहेगा सभी लोगों को। आगे बताना है आपको, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो है वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है, जो भाग 20 के अकॉर्डिंग है, यानी संविधान के भाग, टोटल भाग की संख्या की बात करें तो 22 हो जाएगा, और भाग 20 में जो है इसकी चर्चा की गई है संविधान संशोधन का, जो अनुच्छेद 368 में किया गया है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? आगे बताना है आपको, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया था, कि मंत्रिपरिषद जैसा कहेगा वैसा मानना ही पड़ेगा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना बाध्य कर दिया गया था, यानी मानना ही पड़ेगा। और इसके बाद इसको समाप्त कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसको बाद से जो है यानी मुक्ति मिल गई, कि राष्ट्रपति अगर सही चीज होगा तो अपना स्वीकृति देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है कि कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से जो है निधि में से जो है राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाला सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। कल का भी क्वेश्चन था, वित्त आयोग बताए थे ना कि राज्यों को जो है समेकित निधि से राज्यों को जो है यानी भारत की समेकित निधि से राज्यों को जो है राजस्व का सहायता अनुदान देगा, और इसकी अनुशंसा कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत करता है। और कितने वर्षों के लिए करता है? तो 5 वर्षों के लिए करता है वित्त आयोग को जो है, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, आगे बताना है आपको, भारत के संविधान में जो है मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार की बात करें तो कहाँ के संविधान से? अमेरिका। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, आगे बताना क्या? देखिए जनगणना की बात करें यूएसए के संविधान से लिया गया है, हाँ रेगुलर वे में, लेकिन ये ऐसा शब्द ये संविधान में जनगणना की बात नहीं है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, संविधान में जनगणना की बात नहीं है। ठीक है,
इसीलिए आगे बताना है ये जो है भारत में जो है यानी भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय जो है किसके पास होता है, यानी अवशिष्ट शक्ति का जो है किसके पास होता है, तो केंद्र सरकार के पास होता है। और यह अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास होगी, ये बात किस देश के संविधान से लिया गया है ये बताना है। अवशिष्ट शक्ति कनाडा के हो जाएगा, यानी संघात्मक की बात करें तो कनाडा के संविधान से लिया गया है कि जो अवशिष्ट शक्ति जो होगी वो किसके पास होगा, जो है भारत सरकार के पास होगा। जैसे कि अवशिष्ट सूची में क्या क्या आता है ये बात आपको मन होगा कि जाने, इसमें जान लीजिए जो परमाणु नाभिकीय रिएक्टर वगैरह परीक्षण, परमाणु परीक्षण वगैरह जो होता है ये सभी जो विभाग जो है किसके अंतर्गत आता है, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। और इस पे हक किसका होता है, तो केंद्र सरकार का होता है। कभी सुने राज्य सरकार का, भले ही रहता है राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पे जो है केंद्र सरकार का ही मोहर लगता है हमेशा। हाँ, इसको अपने अंदर क्या बोले, किसकी कौन सा, हाँ वही साइबर क्राइम वगैरह है ना, वो सब अवशिष्ट सूची के अंतर्गत ही आता है। और इस पर जो है अधिकार केंद्र सरकार का ही होता है। ठीक है, आगे बताना आपको गैस के विसरण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, यानी लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बताइएगा। ग्राहम के द्वारा दिया गया था, ग्राहम बेल नहीं होगा, ग्राहम के द्वारा दिया गया था। जो है गैसों के विसरण का नियम जो है ग्राहम के द्वारा दिया गया था। आगे बताना खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, हम रासायनिक नाम पूछे थोड़ा सोच के बोलिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, गलत हो रहा है ना, देखिए हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, यानी जो है बाय मतलब होता है द्वारा भी होता है, और बाय मतलब खरीदने की बात भी करते हैं। तो खाने का सोडा की बात करते हैं तो सीधा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ध्यान रखना सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र की बात करें तो NaOH हो जाएगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। ये सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलती होने का ज्यादा संभावना बनता है, इसलिए इस पे ध्यान देना है। आगे बताना है मायोपिया जो है वो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, और इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आपको बताना है अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे या अभिसारी लेंस बोलेंगे, सोच के बोलिए, ठीक है। हाँ, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस बोलेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे। याद कैसे रखना है, जैसे अब बोलते हैं ना उसी तरह से अप बोलेंगे। देखिए एकदम मिलता जुलता वर्ड नहीं है, अब होता है, अप होता है, तो अवतल अपसारी हो जाएगा, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस, और एक बच गया तो उत्तल अभिसारी हो जाएगा। आज जैसे ये लेंस की बात है, दर्पण में जाएगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण फिर अभिसारी दर्पण हो जाएगा, और उत्तल दर्पण फिर अपसारी दर्पण हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना, तो लेंस में अवतल लेंस अपसारी हो जाएगा, उत्तल लेंस अभिसारी। एक याद रखिएगा, दर्पण में जानिएगा उल्टा होता है, अपने उल्टा कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मेरा ग्रुप डी में, पिछले बार के ग्रुप डी में ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ये जान लीजिए, ठीक है। बता रहे हैं ना, हम जान रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन बताते हैं ना जो गलत होता है उसका कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल के उसको याद करना ही है। नहीं तो एक दिन गलत हुआ है, सब दिन गलत होगा, हो सकता है किसी दिन तुक्का में सही हो जाए, फिर अगला दिन सोचिएगा ध्यान में नहीं आएगा, फिर गलत कर लीजिएगा। इसलिए जहां पे गलत हो वहां पे ध्यान देते जाना है, ठीक है। आगे बताना है आपको केल्विन पैमाने पर जो है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो है पानी का क्वथनांक जो है कितना होता है, 373 केल्विन होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो जल का कितना होता है क्वथनांक 100 डिग्री, और K माइनस 273, और बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 100 में 273 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 373। तो ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो सभी लोग को याद होगा ना, C माइनस 0/5 बराबर K माइनस 273/9 हो जाएगा, सॉरी K माइनस 273/5 ही हो जाएगा, 100 होगा, क्योंकि जो है जैसे बोलते हैं C/5 बराबर F माइनस 32/9 इक्वल टू फिर K माइनस 273/5, यानी आप सभी याद किए होंगे क्या, तो C माइनस 0/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर K माइनस 273/100। तो 100 को हम काट दिए, नीचे वाले को 5 में 9 में कन्वर्ट, 20 पंचे 100, 20 नमा 180, तो इसको काट के छोटा कर लिया। C में से 0 घटाए चाहे नहीं घटाए क्या फर्क पड़ता है, नहीं ना फर्क करता है, यानी सेल्सियस में जो मान रहेगा वही मान रहेगा। इसलिए तो केल्विन पैमाने पर जो जल का क्वथनांक कितना होगा 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, पावो क्रिस्टेटस हो जाएंगे भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम, और बाघ का क्या हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है
कि जो है सेंटीग्रेडेड इकाई में जो है मानव का तापमान कितना होता है, मानव शरीर का ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फॉरेनहाइट में कितना हो जाएगा, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा? सेलुलोज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रकृति में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना आपको, विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होता है तो क्या कहलाता है? तो जब 108 ग्राम चांदी जो है कैथोड पर जमा होता है तो 1 फैराडे कहलाता है। हाँ, 1 फैराडे कहलाता है। रहने दे, मात्र समय में के या फिर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना जरूरी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। एक समय होता है इंसान कुछ नहीं जानते रहता है और धीरे धीरे समय ऐसा आता है कि जो ज़रूरत होता है नौकरी लेने के लिए उतना ज़रूर जान जाता है और नौकरी लेके यहाँ से चले जाते हैं। अगर आप सभी के बीच में अगर ये भी बैठे रहें, आपको ये फील नहीं होगा कि जो मतलब जॉब में है या नहीं है, कभी फील नहीं होगा ऐसा। और उसी तरह का हुलिया भी आपको देखने को मिलेगा। इनका वेट जो है, जिस समय फिजिकल चल रहा था तो मुझे ज्वाइन किए थे उसमें 48 kg मात्र था वेट। हम अक्सर हमेशा हम बोलते रहते थे लोगों को, मेरा भी पहले वही स्थिति था शरीर का, ठीक है, अब तो इसे नहीं पता चलता है, पहले वही स्थिति था। लोग कहते थे कि कुपोषण का शिकार हो गया है, हकीकत बता रहे हैं। और उस स्थिति को हम सिर्फ एक ही जवाब देते थे, कोई बात नहीं है, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा ना, मतलब हड्डी सिर्फ बचा हुआ रहेगा ना, तो उसमें समझिए कि वो अपना खेती है, कभी भी उसको भर लेंगे हम। और वही चीज होता है, जब आप सक्सेस हो जाते हैं, रिजल्ट जब हो जाती है जीवन में, कामयाब हो जाते हैं, तो कम से कम एक प्रेशर नहीं, बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज होता है। और उसके बाद जो भी चीज आप खाएंगे पिएंगे वो शरीर में 100% एडजस्ट करता है। तो आप सभी को आज बात करवाते हैं, विकास जी से बताएंगे कि किस तरह सफर रहा इनका और कैसा रहा। क्लब के लिए बहुत अच्छे मेंबर रहे हैं और हमेशा जब भी समय मिलता है, आज भी आए थे तो एक केस के अनुसंधान में आए थे इधर, तो समय था तो कॉल किए, हम डेरा पे थे तो कॉल किए कि जो सर आए हुए हैं थोड़ा सा, बोले ठीक है आइए हम क्लब पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बात करवाते हैं इनसे। मेरा नाम विकास कुमार है। अभी हम कटिहार में पोस्टेड हैं, अभी PSI के पोस्ट पे ही हैं और अभी ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद फिर हम सब इंस्पेक्टर के पर पूर्ण रूप से मतलब काम करेंगे। अभी देखिए, हम जो है इस क्लब में शुरू से ही आते थे और अनेक बार असफलता भी मिलता है, तो उससे घबराना नहीं है। हमको भी बहुत बार 2019 से ही असफल हो मतलब रिजल्ट देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले मेरा RPF में रिजल्ट हुआ। कपूरथला में दौर था और 2 सेकंड से हम वहाँ छट गए थे और कट ऑफ था 68 और मेरा मार्क्स था 86, तो बस 2 सेकंड से छट गए। 68 पलटा हुआ था, 68 को उल्टाते हैं तो 86 हो जाता है 86, और जो है मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद जो है ग्रुप D दिए तो नॉर्मलाइज नहीं हो पाया, जितना मार्क्स था उतना ही रह गया, उसमें मेरिट नहीं बन पाया 18 में। और उसके बाद हम 22 में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी दौड़े, उसमेमें मेरिट नहीं बन पाया, मतलब उसमें जो हम दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद बिहार पुलिस मध्य निषेध 365 सीट था, उसमें भी मेरा 95 के नंबर मतलब लगभग नंबर था, उसमें भी मेरा रिजल्ट था और उसमें भी हम दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाए और हम टूट चुके थे। जो अब लगता है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, उससे पहले हमको सपना ही नहीं था कि जो हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, लेकिन जब जॉब नहीं होने लगा तो हम सोचे कहीं ना कहीं अब एडजस्ट करना पड़ेगा। अब फॉर्म भरने लगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको रिजल्ट ही ना हुआ, और वो सब था कि हम रेगुलर क्लब आते थे और प्रैक्टिस सेट जरूर बनाते थे। अगर क्लब नहीं भी आए तो हम प्रैक्टिस सेट जरूर बनाते थे। उसके बाद मेरा रिजल्ट होने लगा और हम रेगुलर रहते हैं। अगर रेगुलर भी रहिए, क्लब आते हैं रहिए, और अगर नहीं आते हैं तो उसका सेट प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको जो है कमी कहाँ है वो महसूस होते रहेगा। और अगर जिस चैप्टर में आपको मैथ में रीजनिंग में प्रॉब्लम होगा, अगर देखिएगा जो ये चैप्टर का क्वेश्चन था ये छूट गया तो उसको जो है हमको बनाना है, तो उससे आपको जो है धीरे धीरे नंबर भी बढ़ेगा। और कोई जो है अचानक किसी का नंबर ज़्यादा नहीं आ जाता है, धीरे धीरे मेहनत करते करते। और ये जो है यहाँ देख ही रहे जो कितना भीड़ लगता है, भीड़ भी है उतना ही रिजल्ट भी है। देखिएगा तो एक बार देख लीजिएगा तो रिजल्ट तो कहिएगा जो वाह
क्या संस्था है। और यहाँ कोई फी भी ज़्यादा नहीं लगता है, एकदम गरीब से गरीब बच्चा आके यहाँ पढ़ाई लिखाई करता है, अपना घर से सामान लाता है और यहाँ रूम रेंट देता है और पढ़ाई करता है। पटना दिल्ली जाता है, कोटा जाता है, वहाँ बहुत सारा खर्च होता है। और वहाँ जो है कुछ अच्छा मतलब जो लड़का करने वाला भी रहता है, संगति का प्रभाव पड़ जाता है तो वहाँ कुछ गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है ये माहौल बहुत ही अच्छा है और रिजल्ट भी आते रहता है और असफलता से नहीं घबराना है। उसके बाद हम 2 इधर भी दिए मेरा, उसके बाद NTPC में लेवल 6 में स्टेशन मास्टर का भी हम, जब मेरा मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया, मेरिट लिस्ट इधर आ गया दरोगा का, तो हम उस पर थोड़ा कम ध्यान देने लगे, इसलिए हमको साइको नहीं हो पाया। नहीं तो हम स्टेशन मास्टर में भी मेरा कट ऑफ था मात्र 55 और नंबर था 73। अगर उस पर भी अगर ध्यान दे देते तो वो भी ऐसे आता था। यहाँ भी साइको में भी अच्छा मार्क्स आता था, साइको का भी तैयारी करते रहे हैं साथ में, ठीक है। मार्क्स अच्छा आता था, लेकिन जो उस पर हम ध्यान नहीं दिए इसलिए हमको साइको नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप रेगुलर तैयारी करते रहते हैं तो आपको कोई ना कोई हमेशा रिजल्ट होते रहेगा और आपको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिल जाएगी। और आपको यहाँ तो आते हैं तो आपको कैसे पढ़ाई लिखाई होता है तो सब विशेष समझाने की बात नहीं, बस यही है कि सेट प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा से पूरा करने का प्रयास कीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विकास। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारा एक तो समय कम रहता है और ज़्यादा विशेष नहीं बोले आप लोग को, लेकिन एक चीज़ हमेशा फोकस किया है कि रेगुलर, ठीक है, और रेगुलरिटी बहुत मायने रखता है। और अगर बात किए थे थोड़ा देर पहले रिजल्ट की, तो आप एक समय आप देखते होंगे ऐसा है कि अभी वीकली टेस्ट में लगभग 200-225 के आसपास में स्टूडेंट अपने यहाँ टेस्ट देते हैं। पिछले बार का जो स्थिति था हम लोग का, तो मात्र समझिए 80 स्टूडेंट के आसपास थे जो कि मेंस क्वालिफाई किए थे, 100 प्लस प्री में थे, जो 80 मेंस क्वालिफाई किए थे और फाइनल होते होते लगभग 27-28 लोग जो है फाइनल तक पहुंचे थे। आप एक तरह से परसेंटेज निकाल के अगर देखेंगे ना, तो अगर कोई बड़ा संस्थान है जहाँ पे 1000 स्टूडेंट 5000 स्टूडेंट दरोगा का तैयारी करते हैं, वहाँ पे 50 रिजल्ट हो जाता है ना, तो लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया और हकीकत बता रहे हैं, और वो दरोगा फैक्ट्री कहलाने लग जाता है। लेकिन अगर देखा जाए अपने संस्थान के कंपेयर में यदि देखा जाए तो वो एक तुच्छ के बराबर है। आप सोच सकते हैं ना कि 80 स्टूडेंट में यदि आप 28 SI बनता है तो कितना परसेंटेज होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आपको लगेगा लगभग लगेगा कि 30-35% के आसपास जो है आपका रिजल्ट है। और कोई जहां पे 5000 स्टूडेंट 50 को बना, कितना परसेंट रिजल्ट हुआ, यही चीज समझ सकते हैं। 1 से 2% रिजल्ट लाता अदर संस्थान है, लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में क्या लगता है कि यहाँ कोई पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है। तो लोग जो है पैसा देने का यानी उसकी भी अहमियत समझ लेते हैं कि जितना पैसा देंगे उतना ज्यादा सिक्योरिटी होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पेशेंस के साथ और कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां से पढ़ के जरूर नौकरी ले सकते हैं। और आप सभी के सामने में हर सप्ताह में या ग्रुप में भी देखने को मिलता होगा कि हर किसी एग्जाम में, जो भी एग्जाम होता होगा, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें रिजल्ट ना होता। तो सिर्फ भरोसा रखना है और मेहनत कंटिन्यू करना है। बाकी हमेशा आप सभी के लिए हम हैं, बाकी जो भी क्लब के जो भी मेंबर है, जो संचालित करते हैं क्लब को, हर मेंबर का प्रयास रहता है कि क्लब में किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके रेगुलर सिर्फ आते रहिए, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और बाकी अभी जब तक हम हैं कोशिश करते हैं ग्रुप डिस्कशन हो, जो भी हो आके करवा ही देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको ड्रॉप करिए।